हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा था कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। अब उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बोला था कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो क्या होता है, किस तरीके से उसकी वैल्यू होती है। जैसे डोमेन की बात करोगे तो आर होता है, उसकी रेंज की बात करोगे तो 0 से 1 होता है, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होता है। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अगर आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं बोलूँगा कि ये वाला वीडियो पहले जाके देख लें, जो कि इस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसमें और भी कई सारे टाइप की वीडियोज़ है, जैसे कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इन सबको पहले देख लें, फिर बाद में जाके इंटीग्रेशन पे आए। अब इसके कुछ इस तरीके के अटपटे से क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे देखने को। इन सब क्वेश्चंस को अपन देखेंगे, उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे कोई भी फंक्शन फिर आ जाए तो उसको अपन किस तरीके से डील करेंगे। अब इससे पहले एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन वापस से देख लेते हैं कि जब भी अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, सब में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि इनडेफिनेट का सीन नहीं बनता है, क्योंकि देखो अगर मान लो अपने पास में कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन है। अब एफ एक्स फंक्शन का अगर मान लो मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को पता ही आता है। अब यहां से अपने पास में एक ये भी होता है ना कि भाई इसका अगर मान लो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो मैं वापस से एफ एक्स पे पहुंच जाता हूं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने पास में कोई भी एक ऐसा फंक्शन होता ही नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास में आउटपुट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इस वजह से केवल यहां पे इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पॉसिबल है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है। अब एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे, काफी धीरे चलेंगे और काफी थोरोली अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफी डेप्थ में यहाँ पे बातें होंगी, किस तरीके से इसका ग्राफ वगैरह बनाया जाता है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच से स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो अपने से ये पूछा जाए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई भी वैल्यू अपने को दे रखी है और उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात होती है। अगर वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है, वहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है, या फिर ऐसा बोल लो कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। अगर ऐसा होता है, जैसे कि मान लो अगर ये डिसकंटिन्यूस है, सबको पता है ये जो है इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है। अब अगर मान लो ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है तो अपने को इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे 1 से 2 तक पहले मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स के बारे में बात करनी रहेगी, फिर 2 से 3 में करनी रहेगी, इस तरीके से चलेंगे। और इसी को अपन आगे बढ़ा के ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो अपने पास में कोई एफ एक्स फंक्शन है, वो दो तरीके से डिफाइन है कि मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ एक्स क्यूब है जब एक्स लेस देन 0 है। या फिर इसको 0 को ना ऐसे कर लो, 2 कर देते हैं, है ना। जिस और अब अगर मान लो 1 से 3 अपने से एफ एक्स डी एक्स पूछा जाए तो अपने को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 एक वो वैल्यू है जिसपे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये वाला फंक्शन है, लेस देन पे ये वाला है। तो अपन इसको क्या करेंगे, 1 से 2 में पहले एफ एक्स डी एक्स करेंगे, फिर उसके बाद में 2 से 3 में करेंगे। ठीक है, अब ये तो रही इसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन अब अपन अगर मान लो इसके इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो यहां पे अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो भी यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा हुआ है ये इंटीजर एक्चुअली में कब बन रहा है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये केवल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अपने को बस यही देखना है। अब जैसे मान लो अपन यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हैं तो जैसे 0 से 1 के बीच में बात करोगे तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, 1 से 2 में बात करोगे तो यहाँ पे होलो सर्किल है, ये ग्राफ बनता है, 2 से 3 में ये बनता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि अपन इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 से 2 में बात करेंगे dx हो रहा होगा, है ना। ऐसे कर देता हूँ, 1 से 2 में और 2 से 3 में, है ना। 3 तक ही अपने को करना है। अब जब 1 से 2 में हम बात कर रहे हैं, यहां पे देखो जब 1 से 2 में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x है, इसको मैं एक्चुअली में इस लाइन की इक्वेशन के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे अपने को पता है कि x जो है 1 से 2 के बीच में है।
तो उस सिचुएशन में जो x का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो एक्चुअली में इस लाइन की तरह ही बिहेव करेगा। और इस लाइन की इक्वेशन अगर मान लो मैं यहाँ से लिखूंगा तो सीधा सीधा अपने को पता चल जाएगा ये 1,0 पॉइंट हो गया। इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो -1,0 वो हो जाएगा, तो यानी कि x - 1 ये लाइन हो जाएगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो उस सिचुएशन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है वो x - 1 के बराबर होगी। ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी तो ये वाली लाइन होगी, जिस लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो x - 2 हो जाएगी। तो अपने पास में जो इनिशियली क्वेश्चन था कि 1 से 2 में जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो अपने पास में x - 1 आ जाएगा, इसके साथ dx करना है। डायरेक्ट इसको ये वाली चीज अपन लिख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। वैसे ही जब 2 से 3 की बात करेंगे तो अब यहाँ पे x - 2 आ जाएगा। अब अपने को बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे पहले वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का हो जाएगा x² 2 और 1 का हो जाएगा x। इस पे लिमिट लगा दो 1 से 2। सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हैं कि ये हो गया x² 2 माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 3 लिमिट लगा दो, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 डालेंगे, 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 और -2 है ना, और माइनस अब 1 डाल दो, 1 डालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, -1 होगा। ये पहले वाला हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9/2 -6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 का करेंगे अपने पास में तो ये आएगा 2 -2 × 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो ये तो गया 0 में, हाफ में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा -½ लेकिन इसके आगे भी माइनस है तो ये +½ में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 9/2 लिखा है, यहाँ पे -6 लिखा है, यहाँ पे देखोगे तो -2 बचता है लेकिन उसके आगे भी माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। 9/2 + 1/2 ये एक्चुअली में 10/2 होगा, जिसका मतलब 5। तो 5 - 6 + 2 यानी कि अपने पास में आ जाएगा 1। ये इसका आंसर होगा। अब इसको देखो ऐसे भी यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं, पहले इसको पूरे को मैं क्लीन कर देता हूँ। जैसे 1 से 3 के बीच में हम बात कर रहे थे x की वैल्यूज के बारे में, ठीक है। जब 1 से 3 के बीच में बात करें तो मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि एक्चुअली में ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जिसका बेस जो है 1 है, इसकी हाइट भी 1 है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की जब भी अपन बात करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब तो इस ट्राइंगल का अगर मान लो मैं एरिया निकाल लूं और सिमिलरली यहाँ जब 2 से 3 चलते हैं तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर निकाल लूं और उसको ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा। तो पहले वाला जैसे वो हाफ बेस 1 हो जाएगा, हाइट भी 1 है, सिमिलरली इसका भी यही हो जाना है। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ मतलब कि 1। वही चीज अपना इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकल के आ रही है। अब इसी को एक और तरीके से वापस से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि इसको मैं हटा देता हूं ना, यहां पे अपने को क्या पता है, एक जो प्रॉपर्टी है उसका भी यूज कर सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अगर मान लो तुमको फ्रैक्शनल पार्ट वाला सिचुएशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये हालांकि यहाँ पे तो काफी ज्यादा आसान है, बट अगर मान लो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं x माइनस ये, मतलब जो भी इसके अंदर लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो, फिर उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दो। अब इसको करना तो काफी आसान है क्योंकि इसको सेपरेटली कर लो, ये तो 1 से 3 में x dx हो जाएगा माइनस, फिर इसको कर लेते हैं, ये 1 से 3 में हो जाएगा, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, इसको अपन सिंप्लीफाई करें। आगे वाले आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें अपन ये वाली अप्रोच को देखेंगे भी, है ना। अब जैसे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अब मान लो अपने पास में धीरे धीरे यहाँ पे फंक्शन को अपन चेंज करते हुए चल रहे हैं। अभी तक x था, अब मान लो मैं x² डाल दिया, है ना। और जब भी अपन x² डाल रहे हैं अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि ये वैल्यू अपने को देखना है कब कब इंटीजर हो रहा है। और जब ये इंटीजर होगा, जैसे मान लो 1 पे होता है ना, अब सिंस यहाँ पे होल स्क्वायर अंदर में है, जिसका मतलब जैसे 2 पे तो हो, इंटीजर्स पे तो होगा ही, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे भी होगा, यानी कि √2 पे भी, √2 को होल स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, ऐसे ही √3 पे हो जाएगा, √4 पे हो जाएगा। अब √4 एक्चुअली में 2 ही तो है और √5 पे हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू चलते जाएंगे, बट अपने को यहाँ पे 1 से 2 के बीच की ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना। लिमिट जो है, लोअर लिमिट 1 लगी है, अपर लिमिट 2 लगी है, तो 2 से आगे जाना ही नहीं है, तो यानी कि ये वाली वैल्यूज अपने लिए किसी काम की नहीं। तो अब मेरे को क्या करना है, अब अपने को देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा अगर मान लो मैं बनाऊंगा, इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, है ना। ग्राफ की अगर मान लो अपन बात करें तो y = x² जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना। अब अगर मान लो मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो देखो यहाँ पे 1 आएगा
और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे बात करोगे तो √3 आएगा। अब होगा क्या कि जैसे जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, है ना, 1 को मैं थोड़ा और ज़्यादा दूर लगाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, जिससे कि √2 √3 इन सबको डिफाइन कर पाए आसानी से। जब ऐसा हो रहा होगा तो जैसे देखो 1 से 0 से 1 के बीच में एक्चुअली में इसकी वैल्यू भी x² की वैल्यू जो है वो भी 0 से 1 के बीच ही रहने वाली है। तो जैसे अपने पास में जो नॉर्मल ग्राफ था, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये वाला नॉर्मल ग्राफ, यहाँ पे जैसे x की वैल्यूज मूव कर रही थी, वैसे ही अभी x² की वैल्यू मूव करेगी, जिसका मतलब 0 से 1 में एक्चुअली में जैसा कर्व बना हुआ है ना, एक सेकेंड ना, जैसे 0 से 1 में कर्व बना हुआ है y = x² का, ऐसा ही इसका ग्राफ बनेगा। अब आगे देखो, आगे अगली वैल्यू अपने पास में √2 आनी है। अब √2 तो इसके बहुत करीब आएगी, तो उस सिचुएशन में भी कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, कर्वेचर वैसा ही रहने वाला है। लेकिन अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है उसका आउटपुट इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे √2, अब √2 जैसे ही x की जगह पे आएगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, x² करेंगे तो x² करेगा 2 हो गई, जिसका मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो फिर से वापस यहीं पे आ जाएगा। जैसे √3 की बात करोगे, √3 यहाँ पे आएगा, अब ये ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही √3 से बात करोगे, अब ये ऐसे हो जाएगा। कर्वेचर जैसे जैसे बदलता जाएगा, इसी तरीके से ये ग्राफ उधर भी शिफ्ट होता हुआ जाएगा। ये तो रही इसकी ग्राफिकल अप्रोच, है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं बता दिया हूं। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर मान लो जब मैं बोलता हूं कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, तो जो x² का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसकी तरह बिहेव कर रहा है, जिसका मतलब ये तो y = x² वाली लाइन है। सिमिलरली इसकी बात करोगे तो ये एक्चुअली में x² - वाली 1 वाली लाइन है। इसकी बात करोगे तो ये x² - 2 वाली लाइन है, क्योंकि जैसे ही √2 अगर मैं यहां पे डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। और इसकी बात करोगे तो ये x² - 3 वाली लाइन। इस तरीके से अपने पास में ये लाइंस आएंगी और इन्हीं लाइंस का अपने को यूज करना है। जैसे अपने पास में आउटपुट में क्या है, यहां पे हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन है, जिसके लिए मेरे को क्या करना है, 1 से पहले √2 तक जाना है। जब 1 से मैं √2 तक जाऊंगा तो मेरे को पता है, अच्छा 0 से 1 तो जाना ही नहीं है अपने को, तो अपने पास ये वाला तो कहानी है ही नहीं, अपने पास 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, जिसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 1, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। फिर ऐसे ही √2 से फिर मेरे को √3 तक जाना है। जब √2 से √3 तक जाऊंगा तो अब मेरे पास सेकंड वाली लाइन है, यानी कि x² - 2 वाली लाइन, है ना, तो x² - 2 वाली लाइन का अब इंटीग्रेशन करना है। फिर लास्ट में अपने पास में है √3 से 2, उस सिचुएशन में x² - 3 वाली लाइन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अपने पास फाइनल ये वाला है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है और इसका जो आउटपुट आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे x² का इंटीग्रेशन करोगे x³ / 3 हो जाएगा, 1 का तो x हो जाना है, इस पे लिमिट लगा दो 1 और √2, फिर आगे आ जाओ, यहाँ पे x³ / 3 हो जाना है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे √2 लिमिट, यहाँ पे √3, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये x³ / 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3x और इस पे भी लिमिट लगा दो √3 और 2। अगर मान लो मैंने ये कर दिया तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 अगर मान लो अपन यहाँ पे डालते हैं 2√3, 2√2 आएगा /3 माइनस √2 हो जाएगा। फिर अब 1 को डालूंगा तो पहले वाली वैल्यू माइनस में आएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे माइनस रहता है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3, फिर +1 हो जाएगा। सिमिलरली अब √3 यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3√3/3, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, और -2√3 आ जाएगा। फिर √2 को डालेंगे तो अब -2√2/3 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 2√2, इसलिए मैं सिंप्लीफाई नहीं किया था, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे 2 को डालेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 -6, फिर इसको किया तो -3√3/3 +3√3। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जैसे 2 इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। अपने पास में ये सारी सारी वैल्यूज निपट चुकी हैं। यहाँ पे इन दोनों को देखोगे तो ये एक्चुअली में 1 - 1/3 लिखा है, मतलब यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एक सेकेंड, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, अरे यार, है ना, ये अपने पास में था, यहां पे अपने पास में आउटपुट था। अब 1 - 1/3 किया तो मेरे को पता 2/3 बचा, ठीक है। और अब यहां पे देखो
यहां पे दूसरी चीज अगर मान लो देखता हूं -√2 ये है, +2√2 ये है, तो एक √2 मेरे पास में प्लस का बचेगा, ठीक है। और अब √3 को देख लो, √3 को अगर देखते हैं तो -2√3 यहां पे है, +2√3 यहां पे 3, तो एक +√3 अपने पास में बच रहा है यहां पे। और अगर अपन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो लिया, तो यहां पे आ जाएगा +8/3 - 6। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 8/3 और 2/3 को ऐड करोगे तो ये 10/3 - 6 + √2 + √3 ये आ जाएगा। तो -8/3 ये अपने पास में आएगा, +√2 + √3 ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है भी नहीं। अब इसी चीज को अगर मान लो मैं दूसरे वाले अप्रोच से करना चाहता, दूसरे वाले अप्रोच से इन द सेंस कि अपन यहाँ पे बात कर रहे होते कि एक्चुअली में जो बेसिक सा अप्रोच है, इसका बेसिक अप्रोच यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करके अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा होता, यहाँ पे 2 लिखा है 3 नहीं, है ना। तो इसको अपन क्या लिख देते, ये एक्चुअली में हो जाता है x² - ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस, इसके बराबर। अब देखो लिमिट 1 से 2 लगानी है, तो यहां पे 1 से 2 लिमिट हो जाएगी, यहां पे भी 1 से 2 लिमिट हो जाएगी। अब x² का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका तो हो ही जाना, सीधा सीधा क्या आ जाएगा x³ इस पे 1 से 2 लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा 8/3 - 1/3 मतलब 7/3। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जानी है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले के बारे में, तो यहां पे देखो ये 1 से पहले √2 में जाएगा, है ना। 1 से जब √2 में जाएगा 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 dx हो जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो रहने वाली है। फिर √2 से √3 में अगर जाएगा तो वैल्यू 2 रहने वाली है। फिर √3 से 2 में जाएगा तो वैल्यू 3 रहने वाली है। तो अब देखो इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो पहले वाले को डायरेक्ट लिख सकता हूं, √2 में x आता, अपर लिमिट √2 लगाया 1 और लोअर लिमिट लगाया तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3 - 2√2 आ जाएगा। इसको अपर लिमिट से x आता ना या 2x आता है तो x की जगह ऐसे डायरेक्टली भी कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा +6 हो जाएगा -3√2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, तो यहाँ पे बच रहा है और प्लस का तो 5 बच रहा है, फिर अपने पास में बच रहा है -√3 नहीं +√2 सॉरी -√2 और -√3 बच रहा है, ये बच रहा है। एक आउटपुट ये आ रहा है, एक दूसरा 7/3 आ रहा है। 7/3 में से इसको घटाएंगे, देखो 7/3 में से 5 को माइनस किया तो -8/3 आएगा। ये सबको क्लियर ही होगा आई थिंक। और इसको भी अगर माइनस करोगे तो ये माइनस साइन के साथ लिखा है तो प्लस साइन के साथ में आ जाएगा, जिसका मतलब अल्टीमेटली जो अपने पास ये आउटपुट आ रहा था ये आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, या फिर अगर तुमको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो ये वाले अप्रोच पे भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। बट अब थोड़ा सा आगे और अपन चले, अब मान लो अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मान लो मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ तो कंसेप्ट अपना क्या कहता है कि ये इंटीजर होना चाहिए। अब ये इंटीजर तो 3 ही सिचुएशन में होता है, या तो -1 होता है, या फिर 0 होता है, या 1 होता है। अब इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अगर मान लो मैं cos x के ग्राफ के बारे में बात करता हूँ तो cos x का जो ग्राफ है वो किस तरीके का होता है, देखो यहां से चलता है, इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में, एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। और ये 0 हो जाएगा, इसकी बात करोगे π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, हाँ। और ये बात करेंगे तो ये 2π हो जाएगा, ये 5π/2 हो जाएगा और ये 3π। अब देखो अगर यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि x की वैल्यू जो इसमें लिमिट लगी है 1 से 3 लगी है, जिसका मतलब जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच, उस सिचुएशन में अगर मान लो इस पाई x को मैं थीटा बोल देता हूं तो इस थीटा की वैल्यू या पाई x की वैल्यू 3π से पाई के बीच में होगी। मतलब मेरा जो फोकस रहना है वो इस लाइन से इस लाइन के बीच वाले ग्राफ के पोर्शन में मेरे को रहना है ना। अब देखो, अब यहां पे ना अपन देखो क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला था, ये वाला फंक्शन जो है, इस फंक्शन को ना एक्चुअली में एक और तरीका होता है लिखने का। क्या होता है कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला फंक्शन x के बराबर होगा। जैसे यहीं से तो लिख रहा हूं, ये जो है कि भाई ये वाली लाइन जो है ये y = x लाइन है, ये वाली लाइन x - 1 लाइन है, ये x - 2 है, ये x + 1 है, ये x + 2 है
है ना। इसी के बेसिस पे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि भाई जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ये x माइनस 1 है, ये जब x 2 से 3 के बीच में है तो ये x माइनस 2। ये भी इसी फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है ना। अब इस तरीके का करना क्या, जैसे यहाँ पे अपने पास में फंक्शन है तो अब जैसे वहां पे अभी अपन ने देखा ऐसे ही मैं cos पाई x के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को लिखता हूं। कैसे लिखेंगे देखो, अब यहां पे देखो, जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मेरे पास में अलग अलग सिचुएशंस अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले जब मेरे पास में थीटा जिसको मैंने माना है पाई से 3π/2 के बीच में है, अपने को यही तो देखना है इंटीजर्स कब कब बनता है। 3π/2 पे बन रहा है, 2π पे बन रहा है, पाई पे बन रहा है, 5π/2 पे बन रहा है और 3π पे बन रहा है। जब थीटा इस सिचुएशन में है तो x कहां से कहां होगा, पाई से डिवाइड कर दो, यानी कि ये 1 से x जो है 3/2 में आ जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन है तो अपने पास में ये वाला ग्राफ है ना। देखो एक सेकेंड और ही कलर ले लेता हूं, यानी कि ये वाला ग्राफ है मेरे पास में। अब ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है, ये वाला ग्राफ अपन से कह रहा है कि यहाँ पे जो ये cos पाई x लिखा है इसका आउटपुट -1 से 0 के बीच में आ रहा है। ठीक, अब अगर मान लो इसका आउटपुट -1 से 0 के बीच में आ रहा है तो यानी कि अब देखो उसके अगर मान लो ये x लिखा होता तो इसके अंदर वाली वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ रही है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जिसका मतलब ये वाली वैल्यू यहां पे लाई कर रही है, जिसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसके लिए ये वाली लाइन काम करेगी जो कि y = x+1 है। x यहां पे क्या है, जो इसके अंदर लिखा है। अब यहां पे अगर मान लो cos x लिखा होता तो ये y इसके लिए क्या आ जाता, y आ जाता 1 + cos x। ठीक है, अब यहां पे लिखा है cos पाई x, अगर यहां पे cos पाई x लिखा है तो इसकी जगह आ जाएगा cos पाई x, तो यहां पे आएगा 1 + cos पाई x। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन क्या है, जब 3π/2 से, है ना, 3π/2 से थीटा अपने पास में एक्चुअली में कहां तक है, 2π तक ले रहे हैं, 2π तक, या फिर ऐसा बोल लो x की वैल्यू 3/2 से अपने पास में 2 तक है। जब ऐसा है तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, अब अपने पास ग्राफ ये वाला है। ये वाला ग्राफ का मतलब इसका आउटपुट 0 से 1 के cos पाई x का पूरे का आउटपुट, यहां पे ये आउटपुट ही तो है इसका, इधर जो वैल्यूज मिल रही है ये आउटपुट 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में है तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या बताती है कि y को x के बराबर लिख सकते हैं, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अपन x लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर cos पाई x लिखा है तो उसको cos पाई x लिख सकते हैं। बस वही चीज अपने को यहां पे करनी है, तो यहां पे आ जाएगा cos पाई x। अब सेम चीज जब थीटा 2π से 5π/2 यहां तक है, उस सिचुएशन में ये वाला ग्राफ है। अब ये वाला ग्राफ भी तो वही कह रहा है जो जस्ट पिछले वाला ग्राफ कह रहा था। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये 2 से चल रहा है और यहां पे भी लेस देन का साइन 5/2 तक, तो इस सिचुएशन में भी ये cos पाई x ही आने वाला है। लेकिन नेक्स्ट वाली सिचुएशन उसमें क्या होगा, ये वाला ग्राफ है, ये क्या कह रहा है, -0 पॉइंट समथिंग इसका आउटपुट होगा, है ना, जिसको अपन यहां पे लिख सकते हैं कि जब 5π/2 से थीटा 3π के बीच में हो, या फिर अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये 5π/2 से जब x 3 तक हो तो ये 1 + cos पाई x के बराबर हो जाए। बस इतना करना। अब इतने में अगर मान लो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है तो इसका आउटपुट आ चुका है ना। इसका ग्राफ भी मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका ग्राफ अपन बना सकते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो अपने पास में ये आ चुका है तो मेरे को सीधा सीधा यहां पे वैल्यूज रखनी है, यानी कि 1 से 3/2 में बात करोगे तो 1 + cos x आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना है। फिर 3/2 से 2 के बीच में अगर बात करोगे तो अपने पास में सीधा cos x आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना है। 2 से अगर मान लो 5/2 के बीच में बात करोगे तो भी cos x आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना है। 5/2 से 3 के बीच में बात करोगे तो 1 + cos x आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो 1 + cos x का 1 का हो गया x, और अच्छा यहाँ पे cos x नहीं है, ठीक है, हर बार cos पाई x है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, cos पाई x लिखा है। अब cos पाई x अगर मान लो मेरे पास में लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin पाई x, और पाई से डिवाइड कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos पाई x ही बचेगा, है ना। इस पे लिमिट लगा दो 1 से 3/2। सिमिलरली आगे आ जाओ, यहाँ पे आएगा sin पाई x/पाई,
इस पे लिमिट लगा दो 3/2 से 2। फिर और आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा sin पाई x बाई पाई, इस पे लिमिट लगा दो, इस पे क्या आएगी लिमिट, यहाँ पे आएगी 2 से 5/2। फिर यहाँ पे क्या आएगा x प्लस साइन पाई x बाई पाई, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये 5/2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको दूसरे वाले मेथड से, है ना, हालांकि इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, दूसरा वाला मेथड यानी कि cos पाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos पाई x, इस वाले मेथड से तुम लोग खुद से करना, ठीक है, इससे मैं नहीं बताऊंगा, इसको ज्यादा अननेसेसरली ज्यादा लेंदी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो अब अगर मान लो मेरे को ये वाली वैल्यूज निकालनी है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले लिमिट्स की वैल्यू ही डालनी है, अब तो करना ही क्या है, जैसे यहाँ पे 3/2 डाला और तो इसमें आएगा साइन 3π/2 बाई पाई। अभी मैं इस वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही 1 डालेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई, ये पाई हो जाएगा बाई पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 डालते हैं तो यहाँ पे आएगा साइन 2π बाई पाई, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन 3π/2 बाई पाई हो जाएगा। फिर आगे की बात करेंगे, अच्छा इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ यार, यहाँ पे दिखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस साइन 3π/2 पाई, ये हो जाना है। और हाँ ठीक है, ऐसे ही 1 डाल देते हैं तो -1 माइनस साइन पाई बाई पाई, फिर प्लस, ठीक है। एक बार 2 डाल देते हैं, यहाँ पे आएगा साइन 2π बाई पाई माइनस साइन 3π/2 बाई पाई। फिर आगे वाला इसकी बात करोगे तो अब 5π/2 है तो यहाँ पे आएगा साइन 5π/2 बाई पाई माइनस यहाँ पे आ जाएगा हाँ साइन 2π बाई पाई। फिर लास्ट वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस साइन 3π बाई पाई, फिर माइनस में करेंगे तो 5/2 आएगा, तो -5/2 माइनस साइन 5/2 पाई, है ना। अब देख लो जो जो कट जा रहा है उसको निपटा देते हैं, 3π ये गया, ठीक है, 2π से ये गया, 5π/2 से ये गया, ठीक। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 3π की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहाँ पे क्या है 3/2 माइनस हाफ, 3/2 माइनस सॉरी हाफ कहाँ से 1 है, तो इसका मतलब ये 1/2 हो जाना है। ये 1/2 अगर मान लो मेरे पास में हो गया, बाकी सब इधर खत्म हो गया, तो यहाँ पे +3 आएगा माइनस 5/2, ये अपने पास में आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 7/2 माइनस 5/2 मतलब कि 2/2 यानी कि 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, फिर चाहे यहां पे कोई भी फंक्शन रहे, अब जैसे मान लो ये वाला फंक्शन है ना, अब यहां पे डायरेक्ट ये दे दिया, अब पाई वाई हटा दिया, 0 से 3 के बीच में बात यहां पे हो रही है। अच्छा एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया हूं, आई थिंक इसका ग्राफ है ना, इसके ग्राफ के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो एक्चुअली में देखो कैसा होगा, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ जैसे cos पाई एक्स का ग्राफ या cos एक्स जो है cos थीटा, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा था। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, देखो अब अपने को एक्चुअली में ना उसका ग्राफ देखना ही नहीं, ग्राफ देखो इसका, क्योंकि अपन ने फंक्शन को ये वाला डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बना दे रहा हूँ, है ना, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं अपन π/2, इसके बाद लाइन ले लेते हैं अपन पाई, इसके बाद अपन लाइन लेंगे 3π/2, फिर आ जाएगा 2π, फिर आ जाएगा 5π/2 और फिर आएगा 3π, इस तरीके से अपने पास में आएगा। हालांकि मेरे को 0 से पाई के बीच का चाहिए भी नहीं, बट फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, है ना। अब देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहली चीज जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी कि अच्छा एक चीज और, इसमें 1 और -1 भी मैं लगा दे रहा हूँ, जैसे ये जो है y=1 वाली लाइन है और ये वाली लाइन जो है y=-1 वाली लाइन। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे देखो ये रहा, कहाँ गया यार, ये रहा, ये फंक्शन है जब थीटा पाई से 3π/2 के बीच में है ना, जब पाई से 3π/2 के बीच में है तो ग्राफ अपने पास में ये वाला है।
अब ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्चुअली में क्या कह रहा है कि ये cos पाई एक्स का ग्राफ है, अपने को पता है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि ये 1 और ऐड कर दो। 1 ऐड करने का मतलब जब fx में अपन 1 ऐड करते हैं तो ग्राफ को जितना वैल्यू या यूनिट अपन ऐड करें उतना ही ऊपर शिफ्ट करते हैं। वही सेम चीज अपने को यहां पे करना है कि पाई से जब 3π/2 के बीच की बात यहां पे हो रही है तो देखो 3π/2 यहां पे ये आ जाएगा, 1 शिफ्ट कर दी। ये एक्चुअली में यहां पे बन रहा था, ठीक है, ये वाला ग्राफ यहां पे था, लेकिन इसको 1 अगर मेरे को ऊपर शिफ्ट करना रहेगा तो ये ग्राफ यहां पे आ जाएगा, है ना, ये वाला हो गया। अब 3π/2 से 2π के बीच की अगर बात करोगे तो वो ग्राफ एक्चुअली में है ही वैसा, है ना, ये यहां से यहां तक जाएगा, लेकिन 2π पे नहीं होगा क्योंकि 2π पे तो 0 हो जाएगा, और लेकिन यहां पे हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ये 5π/2 की बात करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। अगले वाले में बात करोगे तो अगले वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये वाला कर्व है। तो 1 यहां पे भी 1 ही ऐड करें, जिसका मतलब 1 इसको ऊपर शिफ्ट करना है। 1 अगर मान लो मेरे को इसको ऊपर शिफ्ट करना है तो 1 ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा जिसमें ऊपर होलो सर्किल आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लो मैं बात करूं कि चलो ठीक है 0 से पाई के बीच का ग्राफ कैसा होगा, 0 से पाई के बीच के ग्राफ को अगर अपन देखेंगे तो 0 से π/2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा है वैसा के वैसा ही अपने को बना देना है, यानी कि 0 पे होलो सर्किल आ जाएगा और π/2 पे फील्ड सर्किल हो जाना है, ऐसा, ठीक है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बताया था, जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अपन ग्राफ बना रहे थे, जैसा कर्वेचर खुद ग्राफ का है वैसा ही कर्वेचर यहाँ पे इस ग्राफ का भी आता है। अब π/2 से पाई के बीच की बात करोगे तो इसका ग्राफ एक्चुअली में ये वाला है ना। अब ऐसा ही ऊपर आएगा और 1 शिफ्ट हो जाएगा, जिसका मतलब इसका ग्राफ जो है यहां से इसमें आ जाएगा और यहां पे ऐसा करके कुछ cos पाई एक्स का ग्राफ आता है। इसी ग्राफ की हेल्प से आप ये वाला क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वैसे मैं देखो इसका आंसर बता दे रहा हूं कि क्या इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर है एक्चुअली में π/2 - 3, या फिर ऐसा करते चलो इसको कर ही लेते हैं, अभी टाइम है ना। अगर मान लो मेरे पास में ये वाला इस तरीके का कोई क्वेश्चन अपने को दे रखा है तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है ना। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या पता है, यहाँ पे देखो सीधा सीधा cos x का ग्राफ बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पे 0 होता है और ये वैल्यू π/2 होती है। मेरे को यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 3, यानी कि 0 तो ये 3 की, और यहाँ पे वैल्यू आएगी पाई की वैल्यू की बात करोगे तो 3.14 होती है। π/2 की बात मैं अगर मान लो यहाँ पे करूँ, ये इसको बोल दे रहा हूँ π/2, तो ये आ जाएगा 3.14 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो यहां से ये देखो 3 की अगर बात करोगे तो 3 इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं होगा, ये x = 3 वाली लाइन होगी। तो मेरे पास जो मेरे को ग्राफ के बारे में बात करनी है वो इस वाले रीजन का बात करनी है ना। और यहाँ पे इंटीजर कब बन रहा है, π/2 पे बन रहा है, तो अपन इसको केवल π/2 पे तोड़ देंगे, यानी कि अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ये आ जाएगा एक्चुअली में जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो ऊपर वाला ग्राफ है जिसका मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो x के ही बराबर होता है। लेकिन जैसे ही अपन π/2 से 3 तक जाएंगे, है ना, π/2 से अगर मान लो मैं 3 तक जाता हूं तो उस सिचुएशन में मेरे पास में नेगेटिव आ जाएगा -0 पॉइंट समथिंग, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 प्लस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में, ये वाली जो लाइन, ठीक है। अब ये अगर मान लो अपने पास में आ गया तो अब तो सिंपल हो गया। अब अपने को करना क्या है, 0 से π/2 तक ले चलो और यहाँ पे cos x का कर दो, फिर π/2 से 3 तक ले चलो और 1 प्लस cos x का कर देते हैं। यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन करना है। cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो sin x हो जाएगा, sin x पे 2 लिमिट लग रही है, एक 0 एक π/2, 0 और π/2, और यहाँ पे अगले वाले की बात करोगे तो उसमें x हो जाना है, इसकी बात करोगे इसका sin x हो जाना है, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा 3। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, sin π/2 माइनस sin 0 0 लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 प्लस sin 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे π/2 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आएगा sin π/2, ठीक। अब देखो इससे इसको निपटा देते हैं, तो यही है जो बच गया, ये इसी का आंसर है, जो भी मैं लिख रहा था उस टाइम पे वो गलत था। तो यहाँ पे 3 - π/2 प्लस
साइन 3, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। चाहो तो इसको सेकंड वाले प्रोसेस से भी अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये एक्चुअली में cos x माइनस, देखो चलो करके ही बता देता हूं, ये एक्चुअली में हो जाएगा cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, इसको 0 से 3 पे कर दो, इंटीग्रेशन ही मैंने अगर कर दिया है तो ये sin x हो गया ना, इस पे 0 से 3 लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा sin 3 माइनस साइन 0, जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। इधर वाले पे आ जाओ, इधर वाले की बात करोगे तो ये 0 से π/2 तक जाएगा, इंटीजर तो वहीं पे बन रहा है। उस सिचुएशन में इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसका आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा, है ना। चाहो तो यहां से देख भी 0 से π/2 में 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 रहेगा। और जब π/2 से 3 के बीच की बात करोगे तो cos x की वैल्यू -1 आएगी, माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसकी बात करोगे तो ये x हो जाना है, -x पे π/2 से 3 लिमिट लगाओगे तो ये एक्चुअली में आ जाएगा π/2 -3। अब इसमें से इसको अगर मान लो मैं माइनस करूंगा तो sin 3 माइनस यहां पे π/2 + 3 हो जाना है, जो कि ये वाला आंसर है। इस तरीके से अब मान लो अपने को कोई भी यहाँ पे फंक्शन, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन अगर दे रखा हो तो उसको इजीली अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही। और सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।